परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये परीक्षा हुआ था 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इसी को देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का है, तो मैथ का आप लोग बना लीजिएगा। आगे जो है जीके जीएस जहाँ से है उसका वहाँ से जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ये भी देखिए मैथ का ही पेपर क्वेश्चन है, आगे देखिए मैथ का ही है। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, और बाकी मैथ रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन दिया रहता है आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो ग्रुप में जो है ना आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो कथन, ये कह रहा है कि दो कथन अभिकथन मतलब ए और आर जो दिया हुआ है उसके रूप में देखिए। तो ये उतना ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट देखिए अभिकथन पे आते हैं। कह रहा है कि मॉस का पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत महत्व है। यहाँ पे कह रहा अभिकथन ए में कह रहा है ना कि मॉस का पारिस्थितिकी की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्व है। और कारण कह रहा है कि मॉस चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को क्या करता है, तो रोकता है। इसमें बताना है कि कौन सही है, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है। ए आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका डिटेल देखते हैं। ये कह रहा है ना कि लाइकेन, लाइकेन को जो है ना मॉस को नहीं लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लाइकेन मॉस हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण बड़े उपयोगी है और ये वनस्पति और उचित भूमि निर्माण के आविष्कर्ता हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लाइकेन जिसको मॉस कहते हैं हमारे लिए अपने अगणित जो है ना गुणों के कारण बड़े उपयोगी हैं और ये वनस्पति और उचित भूमि निर्माण के लिए क्या भी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति परपटीमय लाइकेन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति परपटीमय क्या है, तो लाइकेन है। और परपटीमय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लावा को अपने अवशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की जो है ना मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक चटकीला, कह रहा है एक चटकीला नीला रंग ऑरिकल रॉक्सेला लेकानोरा नामक लाइकेन से जो है ना प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक चटकीला नीला रंग ऑरिकल रॉक्सेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से क्या होता है, तो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल क्या है, तो अल्वा लेमिनेरिया फेराफाइरा सारगोसन और क्या है, नॉस स्टॉक है। ठीक है, नॉस्टॉक। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि औषधि बनाने वाले प्रयुक्त शैवाल क्या क्या है, क्लोरेला से क्लोरोलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन जो है ना बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि औषधि बनाने में प्रयुक्त जो शैवाल होता है वो कौन कौन है, तो क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन जो है ना बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति वृक्ष झाड़ियाँ घास तथा काई मॉस आदि के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी क्या है, तो सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कह रहा है कि नारियल के ऊपरी भाग मतलब छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नारियल का ऊपरी भाग जो छिलका होता है किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतक से बना होता है। किससे होता है, दृढ़ ऊतक से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि नारियल का ऊपरी भाग जो है दृढ़ ऊतक से क्या होता है, तो बना होता है। और दृढ़ ऊतक मतलब सेलेनडाइमा की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर क्या होता है, नुकीली होती है। तो कह रहा है कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिराओं पर क्या होती है, नुकीली होती है। और आगे कह रहा है इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है और एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव कारण जो है ना मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों की सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में जो है ना पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों की सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो पाया जाता है। आगे कह रहा है यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं क्या है, तो लचीला बनाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दृढ़ ऊतक एक सरल अस्थायी ऊतक होता है। दृढ़ ऊतक क्या है, तो एक सरल अस्थायी ऊतक है
और आगे कह रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक को 3 वर्गों में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है? मृदुत्तक है, स्थूल कोण उत्तक है और क्या है? दृढ़ उत्तक है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है ना वर्गीकरण करके मतलब भाग में जो है ना बांटा गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पादप उत्तक को निम्नलिखित रूपों में से क्या है कि मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? तो विभाज्योतक उत्तक, एक क्या है? अस्थायी उत्तक। तो पादप को जो है ना 2 भाग में बांटा गया, एक भाग में बांटा गया है विभाज्योतिकी उत्तक और क्या है? एक अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभाज्योतिक उत्तक को 3 भाग में बांटा गया है, शीर्षास्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, और अस्थायी उत्तक को जो 2 भाग में बांटा गया है, सरल और क्या है? जटिल उत्तक। ठीक है, और सरल को जो है ना 3 भाग में बांटा गया है, मृदुत्तक उत्तक, स्थूल उत्तक और क्या है? दृढ़ उत्तक। और जटिल को 2 भाग में बांटा गया है, जाइलम और क्या है? फ्लोएम में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताइए, कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जो महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो क्या होगा? कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में जो है ना महाजैव विविधता क्षेत्र जो है ना स्थित होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच कौन सा स्थित होता है? तो महाजैव विविधता क्षेत्र जो है ना स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है ना पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था। तो जैव विविधता किसके द्वारा दिया गया था? तो जैव विविधता जो है ना शब्द एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण स्वास्थ्य एवं बाह्य स्थानों 2 विधियों से जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का जो है ना उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? कितने हैं? तो 36 है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है? तो भारत में स्थित है। भारत में कौन कौन है? तो पहला हिमालय क्षेत्र है, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है, तीसरा क्या है? पश्चिमी घाट है और चौथा क्या है? तो सुंडालैंड है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि विश्व में जो है ना कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है? तो 4 है। और इंडिया में कितने हैं? तो 4 है। इंडिया में कितने? 4 है। ठीक है, कौन कौन? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट और क्या है? तो सुंडालैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के वर्ष के रूप में जो मनाने की घोषणा की। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की जो है ना घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में क्या है? तो स्थित है। तो भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में जो है ना पाई जाती है। तो भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा क्या है? संरक्षित वन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि बेल जार का प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित जो है ना कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रहा है कि बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बेल जार प्रयोग में KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। और KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? CO2। ठीक है, तो क्या होता है? अवशोषक होता है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है। ठीक है, आगे करा कि बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट करा KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए करा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH
प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO मकान बनाने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आदि में जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का इस्तेमाल औषधि निर्माण में, रबड़ बल्कनाइजेशन में और उत्प्रेरक के रूप में और वायलरों के प्रयोग में जो है आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि कास्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और दवा निर्माण में और घरों एवं कारखानों को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कास्टिक सोडा जो होता है ना, कास्टिक सोडा जिसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में कास्टिक सोडा का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे करा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइज का इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है ना पेट की अम्लता को दूर करने में और अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में और चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी को तैयार करने में जो है ना किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, इनमें से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है, बताइए। क्वेश्चन कारणीन में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए क्या है, आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क है। क्या है, तो हॉलमार्क है। तो सोने के आभूषण की शुद्धता का निर्धारण हॉलमार्क से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। ठीक है, ये क्या है, तो पहला है एक मार्क। एक मार्क क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट कर रहा है, यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एवं प्रमाणन चिन्ह है। एक मार्क क्या होता है, यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन क्या है, तो चिन्ह है। और इसी में कह रहा है कि यह कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया क्या, गुणवत्ता चिन्ह है। ठीक है, आगे देख रहा है एक मार्क जो है ना कृषि विपणन का क्या है, संक्षिप्त नाम है। तो एक मार्क जो है ना क्या है, तो कृषि विपणन का क्या है, तो संक्षिप्त नाम है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एक मार्क का चिन्ह जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एक मार्क का चिन्ह पाया जाता है। और केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला जो है ना नागपुर में क्या है, तो स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ISI मार्क क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ISI मार्क क्या होता है, तो कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है, यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक जो है अनुपालन चिन्ह है। तो ISI मार्क क्या है, तो यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन क्या है, तो चिन्ह है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISI मार्क का, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है, मार्क होता है। ठीक है, आगे कह रहा है यह चिन्ह ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों को दिया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता जो है ना सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन अप्लायंसेस आदि उत्पादों पर जो है ना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी, बताइए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुआ था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था, 1881 में हुई थी। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। अगर भारत में पहली जनगणना बोलेगा तो कब हुआ था, 1872 में हुआ था। और नियमित बोलेगा तो कब हुआ था, 1881 में हुआ था। ठीक है, और इसमें वायसराय जो है लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना सन 1881 में हुई थी और यहीं से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, आगे करा चूंकि विकल्प में 1872 नहीं है, अतः अवशिष्ट उत्तर जो है 1881 होगा। आगे करा 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W फ्लोडेन थे। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, RA गोपाल स्वामी 1949 से जो है 1953 थे। ठीक, 1953 में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार
को सौंपा गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर जो है ना क्या है तो अंकित है। आयकर जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है और यह देश में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। ठीक है। आयकर आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे करा कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। नेक्स्ट करा कि दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे करा कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1790 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। आगे करा इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिए कि इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। और आगे करा जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जो है ना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या कितना है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या कितनी है? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 17 है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास संबंधित लक्ष्यों की संख्या कितना है? 17 है और उपलक्ष्य कितना है? 169 है। ठीक है। और इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। नेक्स्ट करा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है। आगे का संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। ठीक है। ये सभी क्या है? 6 अंग होते हैं। ठीक है। आगे करा कि संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 193 है। क्वेश्चन नंबर 11 पर करा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है छाटिए। बताइए। करा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छाटिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नूपुर क्या है? तो शुद्ध शब्द है। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया, देखिए कुछ शब्द क्या है? अशुद्ध है और क्या है? बाकी क्या है? तो शुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अशुद्ध कैसे लिखा था? अतिथि क्या है? देखिए अशुद्ध है और यहाँ पे शुद्ध कैसे? अतिथि। देखिए क्या है? तो शुद्ध शब्द है। ठीक है। यहाँ पे देखिए नूपुर इस तरह से क्या है? तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे नूपुर क्या है? तो शुद्ध है। ठीक है। अर्चना, यहाँ देखिए अर्चना इस तरह से होगा। आगे देखिए चरण, चरण जो है ना इस तरह से नहीं होगा, चरण इस तरह से होगा। ठीक है। त्यौहार इस तरह से नहीं लिखाएगा, त्यौहार क्या है? इस तरह से लिखाएगा। ठीक है। ये क्या है? तो शुद्ध शब्द है। आगे देखिए चेष्टा, चेष्टा ये गलत है, ये क्या है? तो सही है। प्रमाणी क्या है? तो सही, ये गलत है, ये क्या है? प्रमाणी क्या है? ये सही है। हाथनी क्या है? गलत है, हाथनी क्या है? ये सही है। महीना क्या है? गलत है, महीना क्या है? वैसे होगा। ठीक है। दवाइयाँ क्या होगा? ये गलत लिखा हुआ है, दवाइयाँ क्या है? दवाइयाँ ये सही है। ठीक है। आगे अत्यधिक देखिए क्या है? तो ये गलत है, ये क्या है? तो अत्यधिक क्या है? तो सही है। ठीक है। ये जो है ना अशुद्ध और शुद्ध शब्द था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है? बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है? तो संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना क्या है? ये सही उत्तर होगा। आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकाकित एवं कहावतें इस प्रकार है। ठीक है। इस हाथ दे उस हाथ से ले, क्या है? कर्मों का फल शीघ्र पाना। ठीक है। एक पंथ 2 काज, क्या है? एक नहीं 2 लाभ। ठीक है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, क्या है? विश्वास ही फलदायक है। ठीक है। चूहे घर में दंड जो है ना पेलते हैं, ये क्या होगा? अभाव ही अभाव। ठीक है। आगे कर रहा है कि नीम हकीम खतरे जान, ये क्या है? आयोग से हानि। देसी मुर्गी बिलायती बोल, क्या है? बेमेल काम करना। ठीक है। आगे देखिए कर रहा है बंदर का जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या था? मूर्ख उनकी कदर करना नहीं जानता है। ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या है? कपटी। और काला अक्षर भैंस बराबर क्या है? निराक्षर मतलब अनपढ़ बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए। करा निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि होगा। और अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक बारिश होना। और अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है? बारिश का अभाव होता है। ठीक है। अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश होना। ठीक है। और अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? बारिश का अभाव होना, मतलब बारिश जो है ना नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? बताइए। इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, हाजीपुर है। कहाँ है? तो हाजीपुर है। ठीक है। तो इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। और बाकी देखिए यहाँ पे रेल मंडल है, यहाँ पे क्या है? मुख्यालय है। बाकी दिया हुआ है देखिए
पहला क्या है, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई CST है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मालेगांव है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ होगा, हुबली होगा। ठीक है। आगे देखिए, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चर्च गेट मुंबई है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर है। आगे देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय का उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे बोलेगा तो मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। और कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापट्टनम है। ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरगाह में एक क्वेश्चन आता है और आपका बिहार इसमें जो है क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे का मुख्यालय। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच जो है ना चलाई गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि भारत में जो है ना सर्वप्रथम रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। और कितनी किलोमीटर चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर जो है ना चलाई गई थी। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व की सबसे पहला रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चला था, तो 1825 ईस्वी को चला था। ठीक है। और स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि रेल बजट को 1924-25 के बाद एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर समान बजट से जो है ना अलग किया गया था। ठीक है। तो रेल बजट को 1924-25 के बाद एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर समान बजट से अलग किया गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से जो है ना, मतलब डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु की जाती है। इस दौरान यह जो है ना 4286 किलोमीटर दूरी की तय करती है। ठीक है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या है, तो विवेक एक्सप्रेस है, जो नवंबर 2011 से चली थी। ठीक है। और जो डिब्रूगढ़ जो है असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। और इस दौरान वह जो है 4286 किलोमीटर दूरी की तय करती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9332 किलोमीटर का जो है ना लंबा है। ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा तो क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है 9332 किलोमीटर क्या है, तो लंबा है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बताइए। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो कौन सी नहर है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सुएज नहर है। कौन सी नहर है, सुएज नहर है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सुएज नहर भारतीय महासागर हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जो है ना जोड़ती है। ठीक है। तो सुएज नहर भारतीय महासागर जो हिंद महासागर को क्या करता है, भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। हमें क्वेश्चन पूछा है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर है। ठीक है। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी, 168 किलोमीटर है। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा जो है ना इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1956 में जो है ना 1956 ईस्वी में मिस्र देश के द्वारा जो है इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ था। हमें क्वेश्चन पूछेगा कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1914 को हुआ था। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 को हुआ था। ठीक है। और पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर जो है पनामा नहर का अधिकार हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे विश्व की प्रमुख नहरें दिया हुआ है, इसके बारे में देखिए डायग्राम में जो है ना दिया हुआ है। तो देखिए सू नहर, पहला यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान दिया, यहाँ पे स्थिति दिया हुआ है। तो सू नहर कहाँ है, सू नहर कहाँ है, संयुक्त राज्य के यहाँ अमेरिका में है। और ये क्या करता है, सुप्रिया झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रिया झील को जो है हुरॉन झील से जो है ना कौन जोड़ता है, कौन सा नहर, तो सू नहर जोड़ता है। ठीक है।
आगे देखिए कील नहर, कील नहर कहाँ है तो जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है तो कील नहर जोड़ती है, और कील नहर कहाँ है तो जर्मनी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है तो पनामा में है, और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केपी नहर। केपी नहर जो है ना कहाँ है तो भारत में है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सा नहर है तो केपी नहर है। ठीक है, और ये कहाँ है तो भारत में है। नेक्स्ट है ईरी नहर। ईरी नहर कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो ईरी झील और मिशिगन झील को कौन सा नहर जोड़ती है तो ईरी नहर जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोटा नहर। गोटा नहर कहाँ है तो स्वीडन में है, और स्टॉकहोम और क्या है गोटेनबर्ग के बीच है। ठीक है, तो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच कौन सा नहर है तो गोटा नहर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पड़ता है ब्रह्मपुत्र पर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है तो स्थित है, और वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ना पहला क्या है तो टर्मिनल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है तो पहला टर्मिनल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं क्या है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं क्या है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के जो है ना अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है तो 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के अन्य जो है ना 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन है। तो पहला क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, क्या है तो प्रयागराज कहाँ इलाहाबाद से क्या है तो हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। तो प्रयागराज से जो हल्दिया है ना क्या है तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है, और यह जलमार्ग गंगा भारती हुगली नदी के तंत्र में क्या है तो स्थित है। और दूसरा क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है तो 3, यहाँ पे जो है ना 3 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है तो 3 है, और यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चमकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोट्टमपुरम से कोल्लम के बीच क्या है तो स्थित है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है संख्या 4, काकी नदी पुंडुचेरी नहर 1778 किलोमीटर को जो है ना यहाँ पे इसका लंबाई है, और 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से क्या है लगा हुआ है। ठीक है, कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डैश में 80% भाग पर कृषि होती है, बताइए कहाँ होती है। कह रहा है कि कौन सा राज्य में जो है ना 80% भाग पर कृषि होती है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब है। कौन सा राज्य है तो पंजाब है। ठीक है, तो कह रहा है कि पंजाब में शुद्ध बोया गया रेत क्षेत्र जो है राज्य की कुल भूमि का जो है ना 80% क्या है से अधिक है। ठीक है, तो पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का जो है ना 80% से क्या है तो अधिक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब में कृषि योग भूमि का क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से क्या है तो ज़्यादा है, और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है लगभग 83% है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा में राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 81% भाग पर क्या होती है खेती की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 81% भाग पर क्या होती है खेती की जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब को भारत में देश की खाद्य टुकड़ी व भारत के अन्न भंडार के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब को भारत में देश की टोकरी, देश की खाद्य टुकड़ी व भारत के अन्न भंडार के नाम से जो है ना किसको जानते हैं, पंजाब को जानते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब सिंचित भूमि के मामले में देश में शीर्ष स्थान रखता है, और इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मैच द वर्ड गिवन अंडर कॉलम ए में विथ देयर प्रॉपर क्या है तो सफिक्स गिवन अंडर कॉलम बी। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मैच द मतलब मिलान कीजिए वर्ड गिवन अंडर कॉलम ए विथ देयर प्रॉपर सफिक्स गिवन अंडर कॉलम बी। ठीक है, यहाँ देखिए मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड में प्रोफिक्स क्या है ना, देखिए यहाँ पे चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड का क्या होगा ISH होगा। ठीक है, और क्लास का क्या होगा, क्लास का जो है ना ICAL होगा। ठीक है, और यहाँ पे डीप में क्या होगा, डीप में कौन है तो डीप में जो है ना क्या है तो EN है, क्या है EN है।
ठीक है। जस्ट में क्या है, तो जस्ट में जो है ना, जस्ट में क्या है तो IFY है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए चाइल्ड का क्या है, ISH क्या है, चाइल्डिश है, और क्लास में क्या होगा, क्लासिकल हो जाएगा, और डीप का क्या होगा, डीप पेन हो जाएगा, और जस्ट का क्या, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू खालिस्तान लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। बताइए, यहाँ पे दिया हुआ यू खालिस्तान लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। बताइए, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट नॉट होगा। क्या होगा, मस्ट नॉट होगा, ठीक है। यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। मस्ट नॉट मतलब क्या, अवश्य नहीं का प्रयोग क्या है, कंपल्सन मतलब वार्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ही इज ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेबिट्स। बताइए, यहाँ पे दिया हुआ चूज द वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही इज पर्सन अनएबल टू पे हिज डेबिट्स। बताइए क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बैंकक्रप्ट होगा। क्या होगा, बैंकक्रप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर्सन अनएबल टू पे हिज डेबिट्स क्या होगा, बैंकक्रप्ट, दिवालिया। ए पर्सन ऑफ एंटिटी दैट क्या है, ऑन्स मनी। क्या होगा, डेबिटर होगा, ड्रीनी। ए पर्सन ऑफ कंपनी फ्रॉम ए होम वन हैज बोरोड मनी। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्या, ऋणदाता, ठीक है। एक तरह की एक लिक्विड दैट कैन बी डिसॉल्व अनदर क्या है, सब्सटेंस। यहाँ पे सोलवेंट मतलब विलायक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा, निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है ना किस राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। बताइए, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। बताइए क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, केरल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा, निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में साल में जो है ना 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। पहला जो है ना, पहली बार कब मनाया जाता है साल में, तो अक्टूबर नवंबर के महीने मनाया जाता है, दूसरा बार मार्च और अप्रैल के महीने मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा, निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के त्रिवेंद्रम में कनकुन्नू करा। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल में त्रिवेंद्रम में कनकुन्नू पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। और केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार है, क्या, ओनम केरल का है, विशु केरल का है, नौकातौड़ केरल का है, त्रिशूर पूरम केरल का है, अडूर गन मेला केरल का है, थैयम महोत्सव बोलेगा तो केरल का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख रहा है कि असम में बिहू त्यौहार करें, असम में बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। तो असम में जो बिहू त्यौहार है ये भी क्या होता है, साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। पहला अप्रैल में, दूसरा क्या है, अक्टूबर मनाया जाता है। इस कारण कि नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत नवरात्रि, दूसरा क्या है, शारदीय नवरात्रि, ठीक है। और नेक्स्ट है महामस्त का अभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक जो है ना 12 वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उत्सव दिया, यहाँ पे राज दिया हुआ है। नवक लेबारा उत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का है। जमाई षष्ठी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। सागा दावा कहाँ का है, सिक्किम का है। हम्पी उत्सव, विजय उत्सव कहाँ का है, कर्नाटक का है। और उगादी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर जो है ना कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए, कह रहा है बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है ना स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर स्थापना किया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो स्थित है, और कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं बिहार का जो है एकमात्र क्या है, तो बाघ अभ्यारण्य है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ कहाँ है, तो गया बिहार में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो कहाँ, गया बिहार में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। चला आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी पंजीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी पंजीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बताइए क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है, 226 है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्र के भीतर बंदी पंजीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी पंजीकरण, परमादेश और क्या है, तो प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जो है ना रीट जारी करता है, ठीक है। आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त रीट अनुच्छेद जो है ना 32 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति के मध्य में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है।
देखिए राज्यों की सीमाओं के अंदर जो है उच्च न्यायालय करता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देश में करता है, ठीक है। अन्य प्रयोजनों के लिए भी मतलब मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा भी करता है, यहाँ पे कौन करता है, उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उपचार जो है रिमेंडली मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं में एक मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 220 में क्या है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर क्या है, निर्वर्धन है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 225 में क्या है, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से क्या है, संबंधित है। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित क्या है, अनुच्छेद कितना है, 225 है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 227 क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शिकायत तो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि स्पोर्ट स्टार ECS पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है, बताइए। करा स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, मोहम्मद शमी है, ठीक है। ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए कंटिन्यू देखिए, इसको भी थोड़ा करवा देते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि स्पोर्ट स्टार ECAS पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के कौन है, मोहम्मद शमी को दिया गया है, ठीक है। और मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट लेने वाले क्या है, गेंदबाज थे, ठीक है। और स्पोर्ट स्टार ECS पुरस्कार का छठा संस्करण 24 श्रेणियों में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 व्यक्तिगत पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी R वैशाली को दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ATP 1000 मास्टर खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, रोहन बोपन्ना। और नेक्स्ट कह रहा है गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल है। और मेवालाल लाल साहू एक भारतीय क्या है, फुटबॉलर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की स्मारक क्षमता प्रकृति क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मानक जो है ना मारक प्रकृति क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा से क्या है, तो सतह के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रुद्रम 2 मिसाइल हवा सतह पर मार करने वाली क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो रुद्रम 2 है ये क्या है, तो मिसाइल जो है ना, रुद्रम 2 जो मिसाइल है हवा से सतह, रुद्रम 2 क्या है, तो हवा सतह पर मार करने वाली क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, कौन, रुद्रम 2 है, ठीक है। और यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट विमान से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया, इसकी मारक क्षमता बोलेगा तो 300 किलोमीटर तक है, ठीक है। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया, इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ICI द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ठीक है। नेक्स्ट है करा बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई, बताइए। करा बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई, बताइए, क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, बक्सर, क्या हो जाएगा, तो बक्सर, ठीक है। तो करा बिहार के जो है ना बक्सर जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि बक्सर जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा की गई है। और बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए करुणासा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए करुणासा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे करा निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो कंकाल मांसपेशी है, ठीक है। तो कंकाल मांसपेशी क्या है, बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। और कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समांतर जो है ना बंडलों से बनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट करा वे मांसपेशी जो बिना संचित नियंत्रण से सिकुड़ती है अक्षैकिक मांसपेशियां कहलाती है। उदाहरण में क्या है, हृदय की मांसपेशियां, ठीक है। नेक्स्ट करा कि सबसे मजबूत मांसपेशियां क्या है, तो जबड़े की होती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती है, जबड़े की होती है। और नेक्स्ट करा हृदय की पेशियां बेलनाकार, शाखित एवं क्या है, एकल केंद्रक होती है। नेक्स्ट है पेशियां रेखित, आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो पेशियां रेखित, अनारेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। आगे करा कि मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां इसका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है, जैसे आइरिस, ब्रेसन, टेस्टिस और क्या है मूत्राशय तथा क्या है रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा कि रेखित या ऐच्छिक पेशी ये जंतु के कंकाल से संबंध रखती है, ठीक है। और इसमें क्या ऐच्छिक गति होती है। नेक्स्ट है यह बाहें मतलब आर्म, पैर, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती है। और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक के सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है।
तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक के सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो गति का क्या है, कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करा एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, बताइए। एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर किसका, तो सी, काइटिन की बनी होती है। किसका बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो एगेरिकस यानी मशरूम मतलब कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट करा है कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाए जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाए जाने वाली क्या है, एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में क्या होती है, तो पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए 30 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 31 कर रहा है। देखिए 31 कर रहा है ना कि प्रगति 2024 पहल किस स्तर में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है केंद्रित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है ना केंद्रित है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो आयुर्वेद है। ठीक है, ये तो करेंट का क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए कर रहा है यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख पहल है 2023-24 का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ तो सेंड किया हुआ है ही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं। केंद्रीय योजनाओं कार्यक्रम क्या है, अभियान है। योजना दिया हुआ यहाँ पे शुरुआत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरुआत किया गया था, 13 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरुआत किया गया था, 13 फरवरी 2024 को शुरुआत किया गया था। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ, 1 मई 2016 को हुआ। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ, 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुआ। और मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत कब हुआ, 15 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। करा किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया, बताइए। करा किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम को। किस राज्य का, असम का है। ठीक है, तो असम राज्य में काजी नेमू साइट्रस लिमोन को राजफल जो है ना घोषित किया गया। ठीक है, काजी नेमू को असम का राजफल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया था। काजी नेमू को वर्ष 2019 में जो है ना जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य है। राज्य की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। भाषाएं बोलेगा असमिया, बोडो और बंगाली असम का है। और पक्षी बोलेगा सफ़ेद पंखों वाला क्या है, तो बत्तख है। ठीक है, आगे देखिए पुष्प बोलेगा तो असम का क्या है, तो फॉक्सटेल ऑर्किड है। उच्च न्यायालय बोलेगा तो कहाँ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ठीक है, नोट में देखिए जीआई के बारे में दिया है। भौगोलिक संकेतक टैग एक ऐसा नामक यह संकेत है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से या उत्पत्ति से जो है ना संबंधित होते हैं। ठीक है, नहीं देखिए कुछ राज्य एवं राजकीय फल है। देखिए राज्य दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, राजकीय फल है। त्रिपुरा का राजकीय फल बोलेगा तो क्या है, रानी अनानास है। सिक्किम का बोलेगा तो क्या है, मंदारिन संतरा है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल बोलेगा तो क्या है, तो सेब है। उत्तराखंड का बोलेगा तो काफल जंगली फल है। गुजरात का बोलेगा तो क्या है, ड्रैगन फ्रूट। नया फल बोलेगा कमलम है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का बोलेगा तो क्या है, तो आम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, बताइए। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कायिक क्या है, प्रबंधन है। ठीक है, तो कह रहा है कि बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कायिक प्रबंधन पौधे के प्रजनन एवं एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में पौधे के वनस्पति भागों का इस्तेमाल करके नए पौधे जो है ना उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि थैलोफाइटा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। और आगे कह रहा है कि थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों की विभाजित नहीं रखता है। ठीक है, और इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता। किसमें, थैलोफाइटा में।
नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? तो कह रहा है ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आम समूह है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है ब्रायोफाइटा में, और ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। और ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एमिफीबिया वर्ग कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा क्या है? डोसेनिया है। ठीक है। ये क्या है? सोपोसी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें तने एवं पत्तियों की तरह क्या है? रचनाएं मिलती है। और आगे कह रहा है इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती है, किंतु थैलमस की अभैया वेंट्रल जो है न सतह से तंतु की तरह कई रचनाएं निकलती है, जिसे मूलांग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकोफाइटा। ट्रेकोफाइटा क्या है? तो कह रहा है ट्रेकोफाइटा समूह में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है। तो कह रहा है ट्रेक्योफाइटा किसे कहते हैं? ट्रेक्योफाइटा समूह में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं बताइए? नग्न बीज इनमें मिलते हैं किसमें बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। आगे देखिए अनावृत बीजी क्या है? जिम्नोस्पर्म क्या है? तो कह रहा अनावृत बीजी बीजीय पौधे का वह सब फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनमें विकसित बीज की किसी खोल या फल में क्या है? बंद नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट है ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा क्या है? तो कह रहा इस उपप्रभाग में अनुष्पोभीद और पुष्पोभीद पादपों को रखा गया है। ठीक है। ट्रेडोफाइटा में किसको रखा गया है? तो इसमें जो है ना ट्रेडोफाइटा में उपप्रभाग में पुष्पोभीद पादपों को रखा गया है, और इस उपप्रभाग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। इनमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इन पौधों को जायगोट में जायगोट स्पोर्ट का निर्माण होता है। आगे कह रहा अनावृत बीजी। आवृत बीजी क्या है? एंजियोस्पर्म क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो कह रहा इस उप प्रभाव के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव क्या है? फल के अंदर होते हैं, और ये शाक, झाड़ियों तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं, और इनमें प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। और ये समानता स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में जल में जो है ना पाए जाते हैं, और इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? कह रहा है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है। तो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहा जाता है। और किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है। तो ऊतक किसे कहते हैं? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। और एक अस्थायी ऊतक परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है, जो विभाजक ऊतकों से क्या विभाजित होता है। ठीक है। और विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के विकास का कारण बनती है। और नेक्स्ट कह रहा है विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें कह रहा विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें होगा जिसमें जड़ और परोह शीर्ष विभेदक और कैम्बियम विशिष्ट कार्य करने के लिए परिपक्व होते हैं। और इस प्रक्रिया में पादप कोशिका के भीतर बहुत से जो है ना संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है विभेदन के बारे में। विभेदन क्या है? तो कह रहा है एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती है। ठीक है। तो विभेदन क्या है? तो एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती है। और पुनर्विभेदन क्या है? तो पुनर्विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभेदित कोशिका विशिष्ट भूमिका प्राप्त करती है और फिर विभाजित होने की क्या है? अपनी क्षमता खो देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कथन दिया हुआ है, कथन 1 और 2 को पढ़ें और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चुनाव करें। बताइए क्या होगा? देखिए कथन ए में कह रहा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य क्या है? अवश्य भावी भंग हो जाती है। तो कथन ए में कह रहा है ना कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है। क्या सही है बताइए? और कथन का कारण आर कह रहा है कि इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य को अपने हाथ में ले सकेगा। क्या बताइए कौन इसमें सही है बताइए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ए असत्य है परंतु आर क्या है? तो सत्य है। ठीक है। तो याद रखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है। क्या है? बिल्कुल क्या है? तो गलत है। और इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है।
और आगे कह रहा है 356 की घोषणा के अंतर्गत, अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधारण शक्तियाँ जो है ना प्राप्त होती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल पूरा करवाते तो आप लोग क्लास को नहीं देखते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको करवा देंगे, बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है ना जो मेन पॉइंट रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है ना देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी कब, बताइए। कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी कब, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल 1949 में किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो अप्रैल 1949 में किया गया था। ये कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। और बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में जो है ना आया था। ठीक है, आगे देख रहा है कि राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से जो है ना पटना स्थानांतरित किया। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से कहाँ किया, तो पटना किया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। तो याद रखिएगा ना कि बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना है, तो 315 के अंतर्गत एक क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है ना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो यहाँ पे देख रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और क्या है, सलाहकार अधिकार है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है, तो मूल, अपीलीय और क्या है, सलाहकार अधिकार है। और आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का क्या है, संरक्षक कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, तो संविधान का जो है ना संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का क्या है, अंतिम न्यायालय है। ठीक है, चलिए आगे देख कर रहा है कि भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में रेखांकित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, तो समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बताइए। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नी है। क्या है, तो नी है। तो शेरनी शब्द में क्या है, प्रत्यय क्या है, तो नी प्रत्यय है। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द का जो है ना अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द क्या क्या है, तो चटनी, धौकनी और क्या है, मथनी इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 40 से जो है 42 का उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद जो है ना पढ़ करके नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो डायरेक्ट देखिए प्रश्न पे आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए सारा जो है ना गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से जो आप इसको पढ़ करके जो है बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। यहाँ पे कह रहा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या तो असत्य है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उनको लड़कों से अधिक महत्व देना, ये क्या है, तो गलत है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अर्थ क्या है, तो कन्या शिशु को बचाना, और दूसरा क्या है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको शिक्षित बनाना। ये तीनों क्या है, तो सही, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अन्यायों की हत्या से माता पिता को रोकना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक पैदा करना, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों में सुधार लाना, ये भी क्या है, तो सही है। ए, बी और सी क्या है, सही, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। कन्याओं को लड़कों के अपेक्षा अधिक महत्व देना, ये क्या है, तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कन्याओं को लड़कों के अपेक्षा अधिक महत्व देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे यह कारण क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत सरकार
कह रहा है भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2015 को किया था। तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि इनमें से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है, बताइए। इनमें से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में, बताइए कौन है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बांस है। तो बिहार में बांस वनस्पति क्या है, तो घास की जो है ना प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए। कह रहा है किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए किस में होती है, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नेटाइट में होता है। किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि मैग्नेटाइट में लौहांश की मात्रा क्या होता है, सर्वाधिक होती है। और भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के जो है ना लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका क्या है, तो कौन कौन है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और क्या है, सीडेराइट, ठीक है। और मैग्नेटाइट में लगभग कितना अंश होता है लोहे का, तो लगभग 72% होता है। और हेमेटाइट में लगभग लोहे का अंश कितना, लगभग 60 से 70% होता है। और लिग्नोमाइट में जो है ना कितना होता है लोहे का अंश, लगभग 40 से 60% होता है। और सीडेराइट में कितना, लगभग 40% तक होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैग्नेटाइट कितना होता है, लोहे का अंश 72% होता है, ठीक है। और मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। और हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और लिग्नोनाइट का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। और सीडेराइट का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45 कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, बताइए। कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा जो है ना नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली है, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, तो स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल तत्कालीन जो है ना मुख्यमंत्री ने माजुली को असम का 33वां जिला जो है ना घोषित किया था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा कितना है, 483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमायुंडुंग से निकलती है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमायुंडुंग से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना तिहांग बोलते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, तिहांग बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में जो है ना जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आगे करा ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा मतलब सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। आगे करा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है नहीं बनाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि मध्य हिमालय को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 46 के सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 धौलाधर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अवस्थित क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो नेपाल में, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है, बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु, मतलब क्या है, गुरु बृहस्पति बोल सकते हैं, तो जुपिटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है ना सौरमंडल का सबसे क्या है, बृहद ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सबसे भारी ग्रह भी है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है तथा अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कौन, तो बृहस्पति, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने से कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य बैंक रखती है। कौन रखती है, वाणिज्य बैंक रखती है, ठीक है। तो भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में वाणिज्य बैंक क्या है, सर्वोच्च हिस्सा रखती है, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
तो कह रहा है इसकी स्थापना जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना जो है ना वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। और इस योजना में किसानों को अधिकतम आवश्यक आदानों की खरीद के लिए जो है ना बजट 2025 से जो है ना 25 से मतलब कितना है तो इकाई दाएँ सैकड़ हज़ार 10,000 लाख मतलब 5 लाख रुपये जो है ना 5 लाख रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपका पता है कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो टोटल जो है ना बुक को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसी को करवाएंगे, बाकी PDF डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी क्लास को देखिएगा। जो मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको हम आपको जो है ना क्लियर करवा देंगे क्लास में। ठीक है, और बाकी क्योंकि इसमें 63 प्रैक्टिस सेट है, 63 प्रीवियस क्वेश्चन है ना, तो इसको पूरा हमको करवाना एकदम एग्जाम से पहले जो है ना ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पैसेज बना कर रखिएगा, जितना होता है क्लास आप सब क्लास को जो है ना देखा कीजिए। देखिए कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे आधार दर कहा जाता है। और आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार पर आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं प्रदान करेंगे। और नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को आमतौर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, तो कह रहा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। और नेक्स्ट कह रहा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जाति मतलब SC को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, और आगे कह रहा कि बहिष्कृत हितग्राही सभा का गठन 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बहिष्कृत हितग्राही सभा का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। और कब किया था? 1924 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? 1936 में किया था। और नेक्स्ट कह रहा है ज्योतिबा फूले ने स्वयं समाज की स्थापना 1873 में किया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया था। तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया था। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में MN जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो यहाँ पे भी पॉइंट याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में MN जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कर रहा है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? बताइए। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ली गई है। और यह जो है ना भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और अर्थवेद के उपनिषद क्या है? तो मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तथा क्या है? मांडको उपनिषद है। ठीक है, और अर्थवेद क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या है? अर्थवेद। और इन 4 वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ठीक है, अब पुराणों की संख्या बोले कितना है? तो 18 है। पुराण कितना है? तो 18 है। वेद कितना है? तो 4 है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र क्या है? उग्रशर्वा को माना जाता है। अब पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्राचीन एवं क्या है? प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो कह रहा है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। और परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है जय जवान, कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
और नेक्स्ट है वंदे मातरम का नारा किसने दिया, बंकिम चटर्जी के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, बताइए। कह रहा है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 776 ईसा पूर्व में किया गया था। तो प्राचीन जो है ना, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1896 में कहाँ से हुआ था, एथेंस से हुआ था, ठीक है। और आगे कह रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चमिक्स फ्रांस में हुआ था। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चमिक्स फ्रांस में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, बताइए। कह रहा है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल फजल ने कहा था। कौन कहा था, अब्दुल फजल ने कहा था, ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था। और दीन इलाही ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1882 में जो है ना किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि दीन इलाही ईश्वर का धर्म इसका अर्थ होता है। तो दीन इलाही की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। और नेक्स्ट है अबुल फजल ने दीन इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की इसकी स्थापना जो है ना की गई है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से क्या है, एक थे। और आगे कह रहा है बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला क्या था, प्रथम जो है ना अंतिम हिंदू था। तो याद रखिएगा ना कि बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं क्या था, अंतिम हिंदू था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि बीरबल मतलब दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष, बताइए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971 में किया गया था। तो कह रहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में की गई थी। और आगे कह रहा है बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। और नेक्स्ट कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देख रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। कह रहा है आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संथाल परगना से था, ठीक है। तो कह रहा आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू परगना क्षेत्र से संबंधित है। और आगे कह रहा संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना 1855-56 ईस्वी में सिंधु और कान्हू ने किया था। और नेक्स्ट है 30 मई 1855 को भागंडी ने के चुन्नू मांझी के चारों पुत्रों सिंधु, कान्हू और चांद एवं भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ जो है ना संथाल विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि 30 मई 1855 को भागना डी के चुन्नू मांझी के चारों पुत्र कौन थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ संथाल विद्रोह का झंडा जो है ना बुलंद किया था, ठीक है। और इस विद्रोह को दामन एक को मतलब भागलपुर राजमहल के आसपास का क्षेत्र बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए हुआ था। और सिंधु और कान्हू को साल 1856 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो सिंधु और कान्हू को जो है ना कब फांसी दिया गया था, तो 1856 में फांसी दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है, बताइए। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति पे जो है ना आयोजित होता है। तो कह रहा गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो मेला है। और आगे कह रहा गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इनमें से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है ना कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन में है यूपीआई की विशेषता नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए यूपीआई का पहला जो है ना पहला ऑप्शन कह रहा है तुरंत मुद्रा का हस्तांतरण, ये क्या है, विशेषता है। और 24x7 तथा 365 दिन कार्य करता है, ये भी क्या है, विशेषता है। और नेक्स्ट विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप है, ये क्या है, विशेषता नहीं है। और QR कोड को प्रयुक्त होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो A, B और D क्या है, सही है, लेकिन C क्या है, विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आगे देखकर विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप या यूपीआई जो है ना की विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे देखकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहभागी बैंक में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। और वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन आ रहा है 59 पर देखा रहा है कि बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या कितनी थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से झारखंड राज्य के विधानसभा के बाद, बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी थी, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 6 था। कितना था, 6 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो देखिए कह रहा है कि बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना संख्या जो है 1960 मतलब 1960 के नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। ठीक है, और वर्तमान में 2025 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, परमार रवि मनु भाई हैं, जो पता है क्या हुआ था। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन आ रहा है 60 पे देखिए, कह रहा है कि ओपन ऑफिस क्लर्क डैश एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके, बताइए क्या होगा। कह रहा है ओपन ऑफिस क्लर्क में डैश एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल होगा। क्या होगा, तो सेल होगा। ठीक है, तो ओपन ऑफिस क्लर्क में सेल रेफरेंस एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है तो जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है, बताइए। कह रहा है स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप को मापने में जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है ना रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर HG होता है। तो याद रखिए ना कि समान मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 मिलीमीटर HG होता है। सिस्टोली को क्या बोलते हैं, 120 बोलते हैं। डायस्टोली कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। देखिए हृदय गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो हृदय गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑडियोफोन का प्रयोग करते हैं। और पौधे की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए किसकोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और गैस का घनत्व मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है प्रकाश दीप्ति का मापने में किसका प्रयोग करते हैं, फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु किसका प्रयोग करते हैं, डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है द्रव की अपेक्षिक आर्द्रता का मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेन गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है ना छोटा छोटा स्लाइड मिलता ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट याद नहीं रहता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए जब एग्जाम दीजिएगा ना आपको बहुत सारे वहाँ से जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। इसलिए सभी को बोलते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है आपको सारा PDF वहीं पर मिलेगा। देखिए इस क्लास का जो है ना PDF ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है एक बार ज़रूर क्लास को देखिए और उसके बाद जो है PDF आप वहाँ पर देख लीजिए, कौन कौन जो मेन पॉइंट है ना उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है निम्न में से किसके भाग है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्च मस्तिष्क हैं। किसके हैं, तो पश्च मस्तिष्क के हैं। तो कह रहा है अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स मानव शरीर के क्या है, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, बताइए। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ था, जगदीशपुर था। कहाँ था, जगदीशपुर था। ठीक है, तो बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, जगदीशपुर, मतलब कहाँ आ रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया था। और अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को क्या किया, दबा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो है ना 1857 का विद्रोह केंद्र नेतृत्वकर्ता और क्या है, दमनकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कानपुर से किसने किया था, कानपुर तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। ब्रिटिश बोले कैंपेबल ने किया था। लखनऊ से बोले बेगम हजरत महल ने किया था। और ब्रिटिश बोले कैंपेबल हेनरी लॉरेंस ने किया था। और फैजाबाद से विद्रोह किसने किया था, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। और ब्रिटिश में बोलेगा तो कौन थे, नील थे। बरेली से बोलेगा खान बहादुर खान थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में कौन, कैंपेबल थे। और झांसी ग्वालियर से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। और ब्रिटिश में कौन थे, जनरल हीरोज थे। और गढ़मंडली जबलपुर से कौन थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में कौन थे, मांडर शाह थे। और दिल्ली से कौन थे, बख्त खां बहादुर शाह जफर थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में बोलेगा दिल्ली से कौन थे, जॉन निकोलसन हडसन थे। ठीक है,
और इलाहाबाद से बोलेगा तो भारतीय में कौन थी, लियाकत अली, और ब्रिटिश में बोलेगा कर्नल नील थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था, बताइए। कह रहा है जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिनिंग जैनी का किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो स्पिनिंग जैनी का किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स द्वारा 1764 में स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ जो है ना उपकरण है उसके क्या है, तो आविष्कारक है। देखिए कारपेट स्वीपर का आविष्कार किसने किया था, मेलाविल बीसेल ने किया था। तो कारपेट स्वीपर का आविष्कार किसने किया था, मेलाविल बीसेल ने किया था। डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया, जेनोब ग्रामे ने किया। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया, निकोल टेस्ला ने किया। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया। रबड़ जो है टायर उसको बोलते हैं, इसको रबड़ का आविष्कार किसने किया, थॉमस हांगकांग ने किया। और प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया, डेनिस पेपिन ने किया। सौरमंडल का आविष्कार किसने किया, कोपर्निकस ने किया। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर सोल्स ने किया। और स्टील का आविष्कार किसने किया, बेसेमर ने किया। और थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया। और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कर असहयोग आंदोलन को कब जो है ना वापस लिया गया था, बताइए। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है ना वापस लिया गया था। ठीक है, और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में जो है ना आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इसी कारण जो है ना बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, और आगे करा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी का भारत में जो है ना पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पे कह रहा है 1917 चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने जो है गांधी जी का भारत में क्या था, पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 66 कह रहा है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, बताइए। रॉकेट जो है ना किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर क्या है, आधारित होता है। तो विद्युत जनित्र जो है ना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर क्या आधारित होता है। और नेक्स्ट है दूधमापी लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ना काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेंटूरी मीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। और यह बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है बेंटूरी मीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। और यह बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित होता है। और नेक्स्ट है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब मतलब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब मतलब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। और आगे करा कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर क्या है, आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन है 67 पे करा है बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, बताइए। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम भू संपर्क तार का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। और इस तार का उपयोग विशेषकर इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के लिए के रूप में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका तो आंसर सारा कुछ दिया हुआ है ही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 69 कह रहा है कि दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, बताइए। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो एल कोष है। ठीक है, तो दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए क्या है, एल कोष क्या है, तो बाहरी है। और नेक्स्ट कर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। और नेक्स्ट कर आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आगे देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन करता है। कौन करता है, सिलिकॉन करता है। तो यहाँ पे कह रहा है 284 सिलिकॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का क्या है, पता चलता है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, संयोजकता क्या है, तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, निर्धारित होती है। और नेक्स्ट कह रहा है धातुएं आवर्त सारणी के दाएं तरफ क्या है, स्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली
किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइए। करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा की दिशा करता है। ठीक है, तो करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा जो उंगली होती है विद्युत धारा की दिशा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग का बाम हस्त या तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर क्या आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है बताइए। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मतलब 61 मीटर प्रति सेकंड जो है ना बढ़ जाती है। ठीक है, और ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक होता है प्रबलता, एक होता है तृत्व और तीसरा क्या होता है, गुणता होता है। ठीक है, और ये कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्ता माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर जो है निर्भर करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्ता माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर क्या करती है, निर्भर करती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद क्या है, गैस में होती है। चलिए आगे कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बदल जाती है, जबकि आवृत्ति क्या है, नहीं बदलती है। देखिए जो है ना इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कह रहा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बदलेगी, लेकिन आवृत्ति क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यहाँ पे नहीं करती है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, बेल है, और बेल क्या है, इसका एक बड़ा मात्रक है। अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल मतलब प्रयुक्त डेसिबल होता है। और नेक्स्ट कह रहा है एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं, तो टोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू जी के क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका तो PDF सेंड किया हुआ ही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखा रहा है कॉलम ए में दिए गए अम्लों को कॉलम बी में दिए गए सही स्रोतों के साथ मिलाइए। बताइए लैक्टिक अम्ल किस में होता है, बताइए लैक्टिक अम्ल किस में होता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना टमाटर में होता है। किस में, टमाटर में होता है। और एस्टिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। किस में होता है, सिरका में होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है, यहाँ पे अम्ल दिया हुआ है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। संतरा नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध दही में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और नेटल बिच्छुओं का पौधे के डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा जो है ना आपको स्लाइड के रूप में आपको ट्रांस पर डे आपको मिलेगा, 2 से 3 स्लाइड आपको पर डे मिलेगा। तो वहाँ से जो है ना जो भी आपको याद नहीं रहे उसको इंपॉर्टेंट जो है ना लगेगा आपको, तो नोट कॉपी में जो है ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिए सिरका में क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। संतरा नींबू में क्या सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी का डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और नेटल मतलब बिछुआ पौधा का डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे करें अम्लीय वर्षा का pH मान होता है कितना होता है, बताइए अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है कितना होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5.6 से क्या होता है, कम होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। और हमारे शरीर का pH मान जो परास होता है ना 7.0 से 7.8 pH से बीच रहता है। ठीक है, और मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो है ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पदार्थ दिया हुआ है। यहाँ पे जो है pH मान दिया हुआ है। जठा रस का pH मान बोलेगा कितना 1.2 होता है। नींबू रस का pH मान कितना 2.2 होता है। अशुद्ध जल का pH मान कितना 7 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मिल्क और मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कराफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, बताइए
अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था और पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था और यह युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। और नेक्स्ट कहा कि चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था और दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ था? 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था और दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जो है ना जाना जाता है और यह ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था और इन दोनों युद्धों में जो है ना चीन की हार हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि अफीम युद्ध की शुरुआत योगदान देने वाला 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था जिसे मैकार्टनी दूतावास के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया ही चेंजिंग खालिस्तान आई डोंट क्यू ट्रस्ट हिम, बताइए क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सो मच दैट होगा। ठीक है, आगे देखिए 80 टू गेट पर्पल विथ ए रेंज मीन्स क्या भराएगा? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, टू बिकम वेरी एंग्री होगा। टू गेट पर्पल विथ रेंज मीन्स टू बिकम वेरी एंग्री। आगे देखिए नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंटोमली। एनोमली मीन्स क्या हो बताइए? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? कॉन्फर्मिटी होगा। एनोमली मतलब नाउन है, क्या संगति होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? क्या है? कॉन्फर्मिटी होगा। इसका मतलब क्या है? तारतम्यता होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 82 का है, ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है बताइए? ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है बताइए? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठोस में चलती है। किस में चलती है? ठोस में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सबसे किस में चलती है? सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि तरंगे सबसे तेज ठोस में चलती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और यह मुक्ता माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण विक्षोभ के एक कण से दूसरे कण को क्या करता है? संचालित होता है। ठीक है, और कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतना ही अधिक होगी और इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो कम होगी। और नेक्स्ट करा है, ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं से क्या अधिक होती है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं से क्या अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पदार्थ माध्यम दिया, यहाँ पे चाल दिया 25 सेंटीग्रेड पे क्या होता है और चाल 0 डिग्री पर क्या होता है। तो देखिए एल्यूमिनियम का बोलेगा तो 25 पे क्या होता है? 64-20 और कितना चाल 64-20 मीटर प्रति सेकंड, सब में मीटर प्रति सेकंड है ही है। और निकल के कितना 64-40 60-40 और स्टील का बोले कितना 59-60 और लोहा का बोले कितना 59-50, पारा का तो नहीं दिया हुआ है और कांच का बोलेगा तो 39-80 होता है। ठीक है, और इथेनॉल का बोलेगा तो 1207, पानी का बोलेगा तो 1481, हाइड्रोजन का बोलेगा 1284 और हीलियम का बोलेगा कितना होता है 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु का बोलेगा 346, ऑक्सीजन का बोलेगा कितना 316 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है बताइए? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है बताइए? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति भी समान त्वरण का उदाहरण है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद भी क्या है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो कह रहा है विकल्प ए और बी दोनों एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान या अनवरत त्वरण, कह रहा है एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा से बदलता रहता है और एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे करें एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण क्या क्या है? तो एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना ये क्या है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। और आगे है एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना, एक क्या है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। और नेक्स्ट है एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु क्या है? तो एक समान त्वरण का उदाहरण है। और आगे कह रहा है कि समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो समान त्वरण का जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में होता है और ग्राफ का ढलान वस्तु का क्या है? त्वरण बताता है और त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फिगर में दो दर्शाया गया है। देखिए यहाँ बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या है? भी यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस एटी होता है। यू बराबर क्या है? तो प्रारंभिक चाल है। भी क्या है? अंतिम चाल है। ए क्या है? त्वरण एक्सीलरेशन है। और टी क्या है? तो समय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर करा 84 करा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बताइए? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बताइए? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका ऊतक की जो है ना, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को क्या करता है? प्रसारित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है बताइए?
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो क्या होगा? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो कह रहा है कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कथन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के क्या है? गृह युद्ध है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। ठीक है, और आगे कह रहा है सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी और इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। अब से जो है ना एक सेट को जो है ना एक क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे आप अभी क्लास करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे और एक सेट को जो है ना एक क्लास में खत्म करेंगे। 63 सेट है तो कोशिश यही करेंगे कि आपका मतलब जितना जल्दी आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 से सेपरेटिंग फनल का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 87 पे। देखिए इसको बना लीजिएगा। एक घोल में 450 ग्राम क्या है? पानी और 50 ग्राम क्या है? समान नमक है। तो घोल की सांद्रता पूछा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है वर्मी कंपोस्ट होता है, क्या होता है बताइए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एक जैविक क्या है? एक जैविक जैव उर्वरक है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट होता है क्या? एक जैविक जैव उर्वरक है। तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक जैव उर्वरक होता है और वर्मी कंपोस्ट जो है ना वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। और गोबर या सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा कटकर इत्यादि खाकर जो है केचुए द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है, बताइए। यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा है, एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कंट्रोल+N करेंगे तो क्या होगा? नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। ठीक है, तो एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+N है। और कंप्यूटर में शॉर्टकट की का मतलब काम को छोटा या आसान बनाने वाला क्या होता है? बटन होता है। ठीक है, और एक कीवर्ड शॉर्टकट असल में एक की कॉम्बिनेशन होता है जो एक निश्चित कमांड निष्पादित करता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की दिया हुआ है। कंट्रोल ए को क्या बोलेंगे? सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर होता है। कंट्रोल आई से क्या होता है? इटैलिक होता है। कंट्रोल एम से मूव होता है। कंट्रोल एन से न्यू होता है। कंट्रोल एस से जो है ना सेव होता है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा कोई भी फाइल। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है? रेडो होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडो होता है। कंट्रोल Alt+D से क्या होता है? वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प होता है। कंट्रोल P से होता है प्रिंट होता है। कंट्रोल Q से क्या होता है? क्लोज होता है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का है टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या बताइए। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्धन से निर्धन के समान हो। तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा कि निर्धन से निर्धन के समान हो। लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी दो सबसे लंबी कृतियाँ वॉर एंड पीस 1865 से 74 और अन्ना करेनिया 1875-77 में काफ़ी जो है ना प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे देख रहा है कि टॉलस्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन के व्यक्ति के समान बने। उनकी मृत्यु पर किसी का भी जो है ना किसी का भाषण ना हो। क्वेश्चन 91 का अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कब, बताइए। अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामांकन किया और इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तिथि दिया हुआ है। 17 मई को क्या मनाते हैं? दूरसंचार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 17 मई को क्या मनाते हैं? दूरसंचार दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। और 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कर रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं।
और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है वृष्टि छाया क्या है बताइए? रेन शैडो क्या है बताइए? कह रहा है वृष्टि छाया रेन शैडो क्या है बताइए? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से क्या है? कम वर्षा क्षेत्र है। तो वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से क्या है? कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है बताइए? नाटो का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और नाटो का नवीनतम सदस्य बोलेगा तो स्वीडन, जो 32वां सदस्य बना है, और यह मार्च 2024 में जो है ना शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंटरपोल। देखिए यहाँ पे कुछ संगठन दिया हुआ, मुख्यालय दिया हुआ, और क्या है? स्थापना वर्ष है। तो इंटरपोल का स्थापना कब हुआ? इंटरपोल का जो है ना मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसका स्थापना बोले 1900 जो है ना 23 में हुआ। कब? 1923 में हुआ। ठीक है, तो याद रखिए इंटरपोल का स्थापना कब हुआ? 1923 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और नेक्स्ट WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका स्थापना 1995 में हुआ। और नेक्स्ट रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और सार्क का स्थापना कब हुआ? सार्क का स्थापना 1985 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका स्थापना 1972 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944-45 देता है। जहाँ भी जो भी ऑप्शन रहेगा उसको मार दे दीजिएगा आंसर। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944-45 में हुआ था, 1945 से याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और आगे देखिए, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और वर्तमान में नाटो में जो है ना 32 देश जो है सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का एक क्या है? तो सैन्य संगठन है। और 31वां सदस्य बोलेगा तो कौन सा है? नाटो में फिनलैंड है। 32वां बोलेगा तो कौन है? स्वीडन है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कर रहा है। देखिए दिवस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन आया है। कर रहा है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बताइए? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, प्रमुख दिवस है, और क्या है? तो तिथि है। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय समानता दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को जो है ना पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है स्थित बताइए? बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। कहाँ है? तो बरौनी में है। तो बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी बेगूसराय में स्थित है। और बरौनी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधन कारखाना की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, यहाँ पे देखिए उत्पाद और क्या स्थान है। चीनी कहाँ? सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, क्या है? गया एवं पटना। जूता चमचड़वा बोलेगा कहाँ होता है? बिहार में पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर, क्या है? और नेक्स्ट है उर्वरक का कहाँ होता है? बरौनी, रोहतास में होता है। सूती बस कहाँ होता है? गया, भोजपुर, सिवान और भागलपुर में होता है। सीमेंट कहाँ होता है? डालमिया नगर, रोहतास और कहाँ? बंजारी में होता है। काला कागज एवं गत्ता कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना और क्या है? मुजफ्फरपुर में होता है। अभियंत्रण औषधि कहाँ होता है? तो देखिए अभियंत्रण कहाँ होता है? देखिए मुजफ्फरपुर, मोकामा, पटना में होता है। औषधि कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर, पटना में होता है। जूट कहाँ होता है? कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया में होता है। ये सभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए क्वेश्चन 97 कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी बताइए?
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में किया गया था। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1917 ईस्वी में किया गया था। और पटना विश्वविद्यालय देश का जो है 7वां सबसे पुराना क्या है, विश्वविद्यालय है। और पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1863 में किया गया था पटना कॉलेज का स्थापना। और नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब? 1916 में हुआ। और 1917 में क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। और नेक्स्ट है बालिका शिक्षा हेतु पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में की गई थी। और इसकी स्थापना सिस्टर ऑफ द एस्पोटोलिक कार्मेल द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के को जो है 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। और पटना में IIT की स्थापना 2008 में हुई। और पटना एम्स की स्थापना 2012 में हुई। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है गया में IIM की स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ। गया में IIM की स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ। और पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में हुआ। ठीक है, तो पटना संग्रहालय का स्थापना बोले 1917 में और बिहार संग्रहालय का स्थापना कब हुआ? 2015 में किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? बताइए। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? बताइए कौन सा जिला है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर नहीं बनाता, लेकिन अररिया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी बनाता है। तो करा कि शिवहर जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के कितनी जिला लगती है? तो 7 जिला लगते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, और आगे करा उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और क्या है? रोहतास है। ठीक है, और झारखंड के साथ जो है बिहार की कितनी जिला सीमा लगती है? 8 जिला जो है सीमा साझा करती है बिहार का। ठीक है, कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और क्या है? कटिहार है। ठीक है, आगे देखा रहा कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिला सीमा साझा करती है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और क्या है? कटिहार। और नेक्स्ट करा कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो कैमूर, सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो क्या है? तो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 99 करा है दून घाटी अवस्थित है कहाँ? बताइए। दून घाटी अवस्थित है कहाँ? बताइए। 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। तो दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है। तो कह रहा है कि दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है। और दून घाटी को ही हरहा घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई बोलेगा 6 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में कह रहा है कि नवीनतम संरचना है कि जो बिहार का उत्तरम श्रेणी है यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व के भिखना थोड़ी दर्रे तक विस्तार है। और यह नेपाल से क्या है? बिहार को जो है ना अलग करता है। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। यह नेपाल से बिहार को अलग करता है। और इसकी ऊंचाई बोलेगा तो ऊंचाई चोटी सोमेश्वर का कितना है? 874 मीटर, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे कह रहा है सोमेश्वर, भिखना, ठोरी दर्रा, मारवाड़ दर्रा और आदि इसके क्या अंतर्गत आने वाले क्या है? प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है रामनगर दून, यहाँ पे कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। असंतपुर के निकट इसकी अधिकतम ऊंचाई बोले 242 मीटर है। ठीक है, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट 100 नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? नहीं पूछा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है? 3 राजगीर में, एक जलकुंड क्या है राजगीर में नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, लेकिन नानन कुंड राजगीर में है, मखदम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है, तो कह रहा लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। या मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो मुंगेर का है। ठीक है, आगे देखिए बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड कौन कौन है? देखिए ब्रह्म कुंड बोलेगा तो राजगीर में है। ये क्या है? बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला क्या है? तो गर्म जल कुंड है। सतधारा बोलेगा तो राजगीर में है, इसका नाम क्या है? सतधरवा है। आगे देखिए सूर्य कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, नानंग कुंड बोलेगा राजगीर में है, गोमुख कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, मखदूम कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड बोलेगा तो कहाँ है? मुंगेर में है, सीता कुंड बोलेगा मुंगेर में है, जन्म कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, भीम बांध बोलेगा मुंगेर में है, ऋषि कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है। ये सभी जो है ना याद रखिएगा। आगे देखिए रामेश्वर कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, भरारी कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, अग्नि कुंड बोलेगा तो गया में है। ठीक है, और आगे देखिए मुंगेर में जो है ना क्या दिया हुआ है? मुंगेर में सर्वाधिक क्या है? तो जरमगल कुंड है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में किस जिला में सर्वाधिक जो है मतलब बिहार में कहाँ पर जो है ना सर्वाधिक जलकुंड है, तो कहाँ है? मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है, तो ये रहा पेपर नंबर 2 क्लास रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जो है आगे के जितने भी क्लास आएगा ऐसे ही इसी प्रकार जो है आपको सारा क्लास करवाएंगे। बाकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी आगे का पीडीएफ ऐसे ही डाला जाएगा और ऐसे ही आगे का जो है ना क्लास आएगा। क्योंकि मोटा सा बुक है, इसको जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि आपका पता है 1 जुलाई में जो है ना एग्जाम होने वाला है। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। और क्लास को अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, और जितने लोग नए देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो आप लोग जो है ना क्लास को जितना हो सके हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।